वेलकम माय चैनल त्रिवेणी स्टेनो क्लासेज। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, यदि पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति पर जाए तो हाल ही में उसके एक कथित बुद्धिजीवी वर्ग ने सुझाव दे डाला कि भूखा रहने की कीमत पर भी पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण करना चाहिए। शायद यही कारण रहा होगा कि बुद्धि और शिक्षा को अलग अलग रखा गया है। भारत पाकिस्तान जैसे लोकतांत्रिक पड़ोसी देश अपने अपने बजट को ज़्यादा से ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। हाल ही में दोनों देशों का लोकतंत्र तब मजबूत हुआ जबकि दोनों ने ही बराबर बराबर परमाणु परीक्षण कर लिए। दोनों देशों की सरकारों ने अपनी अपनी जनता को एक दूसरे के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी भी दे दी। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह रही कि दोनों ही देशों की जनता ने यह गारंटी मंजूर कर ली। दोनों ही देशों की सरकारों ने यह दावा भी किया है कि उन्होंने यह सब राजनीतिक हितों के लिए नहीं बल्कि विशुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया है। दोनों ही पड़ोसी देशों की सरकारों का यह दावा सही हो सकता है। लेकिन क्या इन सरकारों में से किसी ने यह भी सोचा कि उनके इस प्रयोग से किसी तीसरी सरकार को तो लाभ नहीं पहुंच रहा है। लाभ या हानि की बात यहाँ इसलिए करनी पड़ रही है कि आज विश्व में हार या जीत का जो मापदंड स्थापित हुआ है या हो रहा है वह विशुद्ध आर्थिक स्थिति के आधार पर ही टिक गया है। इसलिए यह तय है कि सैनिक सामान के खरीदारों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी और उसके बेचने वाले की स्थिति मजबूत होगी। अमेरिका और चीन दोनों ही हथियार बेचने की स्थिति में है जबकि खरीद के लिए भारत और पाकिस्तान को तैयार किया जा रहा है। यह सच है कि इसके लिए जनता को तैयार करना होगा। यह काम तो कम से कम संबंधित देशों की सरकारों पर छोड़ना होगा। हथियारों की खरीद किसी भी देश के बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। इसलिए भारत सरकार के आम बजट में प्रतिरक्षा पर किए जाने वाले खर्च में भारी वृद्धि की संभावना है। इसलिए भारत के बुद्धिजीवी वर्ग का यह उत्साह भी ध्यातव्य है कि भारत आर्थिक प्रतिबंधों का मुकाबला पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज़्यादा सरलता से कर सकता है। पाकिस्तान पर प्रतिबंधों की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं है कि इसकी आर्थिक स्थिति किसी प्रतिबंध के योग्य
ही नहीं। विराम पैरा। महोदय, आपके गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष का पद संभालने पर मैं स्वयं तथा अपने प्रतिष्ठित सहयोगियों के साथ आपको और कोलंबिया के लोगों को बधाई देता हूँ। विराम। लगभग 2 दशक पूर्व लैटिन अमेरिका में हमारा सम्मेलन हुआ था। विराम। आज जब विश्व के सम्मुख अनेक समस्याओं के कारण नाजुक स्थिति पैदा हो गई है, हम पुनः इस महाद्वीप में एकत्र हुए हैं। विराम। यह उपयुक्त ही है कि इस बार हमारा मेजबान मित्र और आतिथ्य सत्कार करने वाला देश कोलंबिया है, जिसके बारे में नोबेल पुरस्कार विजेता ने कहा है कि यह रचनात्मक की भूमि है और विश्व के मामलों में इसकी सक्रिय भूमिका सर्वविदित है। विराम पैरा। पिछले वर्षों में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने जिस बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से इस आंदोलन का नेतृत्व किया है, उसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। विराम। उनके विशाल अनुभव और विलक्षणता तथा दूरदर्शिता के कारण हमारी गतिविधियों को असीमित लाभ हुआ है। विराम। मैं अपने साथियों सहित अपने नए सदस्यों का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। विराम पैरा। हमारे आंदोलन का यह 11वां शिखर सम्मेलन बेलग्राड में 1961 में हुआ। विराम। इस आंदोलन के पहले शिखर सम्मेलन की अपेक्षा यह कई मायनों में कहीं अधिक प्रभावकारी है। विराम। आज इसमें 113 सदस्य राष्ट्र, अनेक पर्यवेक्षक और अतिथि भाग ले रहे हैं, जो लगभग प्रत्येक नस्ल और संस्कृति, जाति और धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि पहले शिखर सम्मेलन के लिए केवल 25 देश एकत्र हुए थे। विराम। तथापि जो 25 महान देश वहाँ पहली बार एकत्र हुए थे, उनके मन में जो भावना थी वह चालू लीग से बिल्कुल हटकर बड़ी साहसपूर्ण थी। विराम। यह इतनी गंभीर, सही और इतनी जोरदार सिद्ध हुई कि जिस भी नवजात राष्ट्र को स्वतंत्रता मिली, उसने इस आंदोलन को अपना पालना या आश्रय स्थल समझ लिया और वह उसमें शामिल हो गया। विराम पैरा। भारत में तो गुटनिरपेक्षता की धारणा का उद्गम अत्यंत प्राचीन काल में मिलता है, परंतु इसके आधुनिक रूप की व्याख्या इसी आंदोलन के एक जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों और विचारों में परिलक्षित होती है। विराम। उनका सिद्धांत या मत बहुत सरल था। विराम। उन्होंने कहा था कि विश्व के मामलों में हमें सामान्यतया ऐसी हर बात का समर्थन करना चाहिए जो शांति को बढ़ावा देती है और युद्ध से बचाती है, और
जो एक देश पर किसी दूसरे देश के साम्राज्यवादी प्रभुत्व को समाप्त करती है। विराम एंड कंप्लीट।